बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मलिक साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहे हैं। और जो मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, जब मैंने अपने करियर का ज़ाहिर एक पार्ट टाइम काम किया, उसके बाद जब मैंने फुल टाइम काम शुरू किया तो ये मेरे कॉलीग भी थे, हमने इकट्ठे काम भी किया। और इंटरनेशनल मौज़ूआत हों, लोकल मौज़ूआत हों, उनके ऊपर सज्जाद मलिक साहब जो हैं उनसे हमेशा रहनुमाई भी मिली और ज़ाहिर है कि इनकी इस हवाले से ख़ासी रिसर्च भी है। अभी मैं इनके पास आया था इनकी जो किताब इन्होंने रिसेंटली लिखी है, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी कॉपी जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। मैं वो कॉपी लेने के लिए आया और क्योंकि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान भी है तो मैंने कहा उसकी मुनासबत से, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो बड़ा रिलेट करता है उससे। और ये किताब है जी, फाइटिंग फॉर द पैराडाइज एंड इनसाइट इनटू पाकिस्तान्स काउंटर टेररिज्म ऑफेंसिव इन सवात। एवरीवन नोज़ के पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी है वो कितना बड़ा मसला रही है, और मिलिटेंसी के हवाले से जो किताबें लिखी गई हैं बहुत कम हैं ऐसी जो कि ऑथेंटिक जो है किताबें हों, जिन्होंने पूरा अहाता किया हो कि जो अस्करियत पसंदी है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जिसको उस वक्त NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फेडरल प्रोविंस जो है वो कहा जाता था, जो NWFP है इसके और ट्राइबल एरियाज़ में जो मसाइल रहे, एवरी पीपल नो अबाउट इट। लेकिन इसमें इस किताब में इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है उन फैक्टर्स को, उन अवामिल को, कुछ गलतियों की निशानदेही की है, और जो सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की और पाकिस्तान की बहैसियत कौम, उसका तफसील में तज़किरा किया है। सज्जाद मलिक साहब, आपसे मैं क्योंकि ज़ाहिर है कि अटेंशन स्पैन का सोशल मीडिया के ऊपर इशू होता है, लोग जो है वो बहुत तवील जो है वो गुफ्तगू अमूमन नहीं देखते, तो हम पहले जो है वो कुछ ऑपरेटिंग चीज़ों पर आ जाते हैं। बुक मुझे बताएं, बुक में आपने क्या क्या चीज़ें, मेन अहाता किन चीज़ों का किया? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत डिटेल के साथ तारुफ कराया मेरा और किताब का तारुफ कराया। ये किताब बेसिकली मेरे ज़ाती मुशाहिदात और रिसर्च पे मबनी है। इस जो ऑपरेशन थे सवात के, उनका मैं विटनेस भी था, उनको मैंने कवर किया, उन पर लिखा भी। और बाद में जब मैं एमफिल कर रहा था तो उसमें मेरा जो थीसिस था वो जो FM रेडियो था मुल्ला फजलुल्लाह का, उसके हवाले से था। तो बहुत दफ़ा मुझे सवात में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ से लोगों से मिला मैं, और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई, जिसके बाद मैंने इस किताब को लिखने का, उन सारी चीज़ों को कलम बंद करने का फ़ैसला किया। ये बेसिकली तालिबान की अपराइजिंग और उनका जो कंट्रोल हो गया था सवात पे 2007 और 9 के दरमियान, उस हवाले से है। अच्छा, मैं आपको, बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इस अमर से वाकिफ़ ना, उस जो कुछ सवात में सूरत हाल थी, जो पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में सूरत हाल थी आज से कुछ अर्सा पहले, लगभग 10-12 साल 15 साल पहले, जिन लोगों को नहीं मालूम वो आज गाड़ी उठाते हैं, ड्राइव करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। वो बाकायदा एक नो गो एरिया बन चुका था, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो उतार दिया गया था, और ऐसे हालात पैदा हो गए थे। हम अगर क्विकली जो है वो, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बात करनी है, लेकिन आप हमें क्विकली जो है वो अगर 1 मिनट का रीकैप दे दें कि ये बिल्डअप था, कैसे हुआ ये सब कुछ। अस्करियत पसंदी ऑब्वियसली पाकिस्तान में यानी कि एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अफ़गानिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट थी उसका एक बाय प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये एक ब्रॉडर टर्म है। लेकिन स्पेसिफिकली सवात की जब बात करें तो ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ यहाँ पर? अच्छा, सवात का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ता है। 90s में, 93-94 में आपको याद होगा या आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि वहाँ पे एक अपराइजिंग हुई थी, तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी जो थी उनकी तरफ से, और बड़ी वो एक भरपूर किस्म की अपराइजिंग थी, और जो मेन रोड था उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। उनका बेसिक मुतालबा था कि शरीयत नाफिज की जाए, लेकिन वहाँ पे फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया। इंटरेस्टिंगली जब वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई तो हुकूमत ने वहाँ पे एक शरीयत आर्डिनेंस के ज़रिए कुछ शरई कवानीन नाफिज कर दिए। सही। उसके ये उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। कुछ अरसे के बाद जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई PMLN की, तो इन्होंने उसमें मज़ीद इजाफा किया। इन्होंने एक नया आर्डिनेंस इशू किया 1997 में, और उन शरई लॉ को और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे जो अदालती निज़ाम था उसको चेंज किया। तो वहाँ पे एक लहर तो मौजूद थी, एक्सट्रीमिज़म की लहर मौजूद थी, लेकिन उसमें जो बढ़ावा आया अचानक
वो 9/11 के बाद आया। चूँकि जो सूफ़ी मोहम्मद थे उन्होंने उस वक्त जिहाद का ऐलान किया और एक बहुत बड़ी लश्कर के साथ उन्होंने कहा कि मैं रवाना हो रहा हूँ अफगानिस्तान 10,000 लोग लेके जाऊंगा, मुझे बिल्कुल 10,000 का जी, इससे भी ज़्यादा फिगर में उसमें डिफरेंस आता है, लेकिन इतना कहा जाता है कितने लोग वहाँ हज़ारों में थे, हज़ारों में लोग गए थे। लेकिन वहाँ तो उनकी जो सिचुएशन थी, कोई इतनी अच्छी फाइट के हवाले से कोई उनको जल्दी वापस लौटना पड़ा और काफ़ी लोग वहाँ पे जो है वो उनके मारे गए। तो जब वो वापस आए तो उनको फिर पकड़ लिया गया और जेल में भेज दिया गया, चूँकि उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक हमसाया मुल्क में फौजकशी की है और वहाँ पे लोग ले गए, प्राइवेट मिलिशिया लेके गए। ये वो ज़माना था कि उनके साथ उनके जो दामाद थे मौलाना मुल्ला फजलुल्लाह, वो भी उनके साथ गए थे और जब वापस आए तो इनको भी पकड़ा गया और इनको भी कैद किया गया, लेकिन ही वॉज नोबडी एट दैट टाइम और उनको कुछ साल बाद या 6 महीने के बाद छोड़ दिया गया। कोई जानता ही नहीं था उनको, जानता कोई नहीं था। अच्छा, उनको जब वो आए तो उनको एक पूरा प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिल गया कि वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म की लहर भी मौजूद थी और पूरा जो शरीयत मोहम्मदी का जो एक कार्डर था वो भी वहाँ पे मौजूद था। तो उन सब लोगों को उन्होंने लीड किया, एक लीडरशिप प्रोवाइड की और 2005 के बाद स्पेशली उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। 2005 का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब ज़ल्ज़ला आया था 2005 वाला, तो उस वक्त जितनी भी ये तंजीमें थीं, इन्होंने वहाँ पे जो रिलीफ वर्क था उसमें बड़ा काम किया था और अचानक लोगों की ये नज़रों में आ गया कि ये तो बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। तो वहाँ से इनको एक मौका मिल गया थोड़ा सा लोगों में आने का और अपनी ताकत को बढ़ाने का। जब थोड़ी सी ताकत बढ़ी तो उन्होंने, चूँकि एक लहर तो मिलिटेंसी की मौजूद थी, और बाकायदा फिर रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान। जी, फिर 2007 में 6 और 7 में उन्होंने अपना रेडियो भी कायम कर लिया था, जिसके ज़रिए वो पहले तकरीरें करते थे, बाद में उन्होंने लोगों को चंदा वगैरह भी मांगते थे, फिर लोगों को अपनी मिलिटेंसी की तरफ भी, अपने आइडियाज़ की तरफ भी बुलाना शुरू कर दिया और एक वक्त आया कि उनके पास अच्छे खासे लोग उनके पास जमा हो गए और 2007 में उन्होंने फिर स्टेट को सामने खड़ा होना शुरू कर दिया। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस जो पुलिस थी उनको वो रोकते थे, कोई पे कोई चेक पोस्ट्स बनाना शुरू कर दी, बार्बर शॉप पे खाके दाढ़ियाँ जो हैं दाढ़ियाँ काटने पे ममानियत होगी, ख़वातीन के बाज़ार जाने पे पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। तो इस तरह बहुत सारी जो बच्चियों के स्कूल थे, गर्ल्स स्कूल, उन पे उन्होंने कहा जी कि नहीं जाना चाहिए। पोलियो की जो मुहिम थी उसके ख़िलाफ़ 2007 में हालात इतने टाइट हो गए कि हुकूमत को बाकायदा एग्रीमेंट करना पड़ा मुल्ला फजलुल्लाह के साथ। पोलियो एग्रीमेंट करना जो है वो, या फिर इन लोगों के साथ जिस तरीके से डील किया परवेज़ मुशर्रफ ने, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब को हम जानते हैं, उनकी ना वो सोल्जर तो बहुत अच्छे थे, सियासत में आने के बाद और जो उनके जो पॉलिटिकल वो हुए तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं जब आप सियासत में आ जाते हैं। तो उनका जो डिसीजंस थे मिलिटेंसी के हवाले से, इसको डील करने के, एक्सट्रीमिज़म को डील करने के हवाले से, वो वन वे और दी अदर, यानी कि मेरा अपना मुशाहिदा तो यही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए उनके पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट्स थी या नीड्स थी कि आपने सियासतदानों को भी साथ लेके चलना है, आपने अपने इक़्तिदार को दवाम भी बख्शना है। असल में 2007 बड़ा क्रिटिकल था। उसमें चूँकि मुशर्रफ बेसिकली तो प्रेसिडेंट थे और आर्मी चीफ भी थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन खासी वीक हो चुकी थी, क्योंकि जो इलेक्शन हुई थे उसमें पीपल्स पार्टी जो है, इलेक्शन तो 2008 में हुई, लेकिन जो मुशर्रफ का इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसमें उनको खासी स्ट्रगल करना पड़ी थी। एक तो कोर्ट में उनको चैलेंज हो गया कि ये वर्ती इफ्तिखार चौधरी वाला वो सब कुछ हो गया, वो हो चुका था। फिर उनको पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा, जिसको NRO मशहूर कहा जाता है। तो इसी ज़माने में सवात जो था वो मिलिटेंसी की जो है वो बढ़ती चली गई और आखिर एक वक्त आया कि हुकूमत को वहाँ पे फ़ौज भेजना पड़ी। लेकिन इसमें वे बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो पॉलिटिकल कंपल्शन थी उस वक्त की हुकूमत की, उसमें मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट था वो इग्नोर थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, मैं क्योंकि जाहिर है कि क्योंकि हम इसमें यौम दिफाए पाकिस्तान का भी तज़किरा कर रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को हम यानी कि हमें मालूम है कि भारत के साथ जो है वो दुश्मनी है, भारत एक दुश्मन मुल्क है, भारत के साथ हमने हिस्टोरिकली जंगें लड़ी हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि भारत से ज़्यादा बड़ा ख़तरा जो है वो पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म। एक वक्त आया था
हम लोग ट्रैवल करते थे। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है, उसके दारुल खिलाफा के रेड जोन में अगर आप क्यू अप होते थे गाड़ियों के साथ, और आपको ये यकीन नहीं होता था कि आप इस नाके को, इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, इस किस्म की सूरत हाल हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, अगर हम उसकी, ठीक है, आप जाहिर है कि ये जंगें हैं, जंगों में कुर्बानियाँ दी, जंगों में दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया, अपना दिफा भी किया, लेकिन जो दिफा पाकिस्तान का पाकिस्तान के अंदर करना पड़ा, जो यूजुअली आर्मीज़ को नहीं करना होता, पुलिस का काम होता है, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होता है उनका काम होता है, लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि फिर आर्मी ने क्या किया, वो सूरत हाल, कौन से स्टेप्स थे जिनको जो लिए गए? जब 2007 में ये हुआ कि उन्होंने बाकायदा चेक पोस्टें बना ली और तालिबान जो थे वो वहाँ पे अपना, जो बड़े शहर थे वहाँ पे वो गश्त करते थे, पेट्रोलिंग किया करते थे, आम उनकी गाड़ियाँ होती थी और उनके मुसल्लह लोग होते थे। तो पुलिस तो बिल्कुल जो थी वो, उन्होंने चूँकि मौलाना फजलुल्लाह ने बाकायदा ऐलान किया था कि पुलिस वाले या तो रिज़ाइन कर दें या हमारे साथ शामिल हो जाएँ, और जो लोग नहीं करेंगे उनको निशाना बनाया जाए। तो बहुत सारे लोग जो थे पुलिस वाले वो चले गए, अपनी ड्यूटी छोड़ के चले गए। तो मजबूरन फिर आर्मी को उसमें स्टेप इन करना पड़ा। ये नवंबर 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसको ऑपरेशन राहे हक कहा जाता है। वो ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब वो आप बिल्कुल अपनी कामयाबी के करीब पहुंच गया और तालिबान सारे भाग के पहाड़ों में चले गए, तो उसको अब्रप्टली स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे थे और हुकूमत वक्त ये चाहती थी कि पॉलिटिकल प्रोसेस भी हो और सवात के लोग जो हैं उसमें इलेक्शन में हिस्सा लें, क्योंकि मिलिट्री अगर ऑपरेशन हो रहा हो तो ज़ाहिर इलेक्शन तो नहीं हो सकते थे। तो वो एक मेरे ख्याल में एक गलती थी। उस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए था। उसकी वजह ये हुई कि जब उसको ख़त्म किया गया तो ये लोग और बोल्ड हो गए, उन्होंने कहा जी हम तो आर्मी के साथ भी लड़ सकते हैं। और फिर ये वो वक्त था जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ जो है उनकी इक़्तिदार से रुखसती हुई, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी पाकिस्तान की आर्मी के चीफ बने, और फिर हम आ जाते हैं 2008-9 का वक्त जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मामलात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वो मौका था, फिर उस वक्त बताएंगे। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मैं इस वीडियो में, इस किताब में बड़ी जुज़ियात के साथ, बड़ी डिटेल के साथ ये सब कुछ जो है वो सजाद साहब ने लिखा है, लेकिन हम ज़रा वीडियो में भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको शायद ये नुस्खा ना मिल सके, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उन तक कब पहुँचती है, लेकिन इसका खुलासा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था जब जनरल कियानी को आर्मी चीफ का ओहदा सौंपा गया और मुशर्रफ साहब ने अपनी जो है वो यूनिफॉर्म उतार दी, क्योंकि अब एक फुल टाइम आर्मी चीफ जब आ गया तो सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई, और सवात में उसका सबसे हमें जो असर नज़र आता है वो सवात में नज़र आता है, क्योंकि नवंबर का टाइम था जब यूनिफॉर्म उन्होंने उतारी और आर्मी चीफ जो थे, जनरल कियानी आर्मी चीफ बने, तो उसके विद इन वीक्स जो थे तालिबान को सवात से एक लिहाज से एक्सपेल कर दिया गया और वो भाग गए, पहाड़ों में चले गए, इधर उधर चले गए। लेकिन जब ऑपरेशन को स्टॉप किया गया तो वो वापस आ गए। अब एक सिचुएशन, जब वो वापस आए थे तो वो ज़्यादा ज़ोर के साथ वापस आए थे, ज़्यादा ताकत के साथ, क्योंकि एक तासुर बन गया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत पाकिस्तान की एक ऐसी आर्मी जो ख़ुद को दुनिया की बेहतरीन आर्मियों में से समझती है और जिसका एक बाकायदा तासुर पूरी दुनिया में भी मौजूद है, उसको शिकस्त दे दी है। शिकस्त का तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं, तालिबान तो यही क्लेम करते थे। तालिबान का क्लेम मैं बता रहा हूँ कि वो ये क्लेम था कि हमने तो इनको जो है वो, क्योंकि ऑपरेशन ख़त्म हो गया और फिर वो वापस आए। और फिर जब चूंकि इलेक्शन फिर हो गया 2008 में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज़ में बनी, और उस वक्त का जो NWFP था बाद में KP हो गया, वहाँ पे नेशनल अवामी पार्टी जो है ANP की, अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत वहाँ पे बनी। लेकिन ये दोनों हुकूमतें पीसफुल सोल्यूशन चाहती थी, रेजोल्यूशन चाहती थी सवात के इशू का। तो एक लंबा प्रोसेस चला फिर पीस टॉक्स का, जिसमें सूफी मोहम्मद को रिहा किया गया। 2008 का तकरीबन पूरा साल जो है उसमें मुख्तलिफ टॉक्स होती रहीं, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स होते रहे। कभी वो एग्रीमेंट टूट जाता था, कभी वो नया उसकी जगह आ जाता था, लेकिन हुकूमत ने बहरहाल पूरी कोशिश की। और आर्मी का भी उस वक्त ये ख्याल था कि अगर पीसफुली ये मसला रिज़ॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा है और इसको दूसरे इलाकों में भी इस मॉडल को लेके जाया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल में ये जो पूरा प्रेमिस था, ये आइडिया था, ये
सही नहीं था, क्योंकि तालिबान जो थे वो एक सिस्टम की चेंज करने की बात कर रहे थे, और अगर आप उनको पीसफुली कुछ चीज़ें दे भी देते तो उन्होंने उस पर रुकना नहीं था। और बेसिकली वो पाकिस्तान को टेक ओवर करने का प्लान था। तो वो उनके साथ अब जब एग्रीमेंट एक होता था तो बाद में उनकी डिमांड्स कुछ बढ़ जाती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि 2009 का जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर अटैक्स वगैरह शुरू कर दिए। और ये हम जनवरी 2009, फरवरी, मार्च में हम देखते हैं कि मुसलसल एक जंग की सूरत हाल थी, लेकिन पीस टॉक्स भी साथ साथ साइड बाई साइड चल रही थी। लेकिन अब ये टाइम आ गया था कि उनको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए फिर 2009 के अप्रैल में तकरीबन एक नया ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसको ऑपरेशन राय रास्त कहा जाता है। ये न सिर्फ सवात में था बल्कि इर्द गिर्द के जो एरियाज़ थे उनमें भी था, क्योंकि तालिबान अब फैल चुके थे, दीर में भी जा चुके थे, शांगला में जा चुके थे, इसके अलावा जो बुनेर है वहाँ पे भी वो आ चुके थे। तो इन सब जगहों से निकालने के लिए फिर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। मुझे याद है IDPs का मसला हुआ था, फिर मैं क्योंकि मैं खुद भी उसको कवर कर रहा था दुनिया TV के लिए। फिर सवात में जिसको खूनी चौक कहा जाता था, जिस वक्त इसको खाली करवा लिया, खूनी चौक, ईद वाले दिन मुझे याद है कि ईद का रोज़ था और मैंने सवात के खूनी चौक से लाइव बीपर दिया था दुनिया TV पे। जी, वो चौक बड़ा उधर लटकाया जाता था और तालिबान फिर उसमें बता देते थे कि इतने दिनों तक इन लाशों को यहाँ से नहीं हटाना, और किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती थी कि उन लाशों को वहाँ से वो हटाता, इसलिए उसको खूनी चौक कहा जाता था। और एक वक्त था कि तालिबान जो थे वो बिल्कुल स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी थी और पूरे सवात में वो उनका कंट्रोल था, उनकी अदालतें कायम थीं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जुडिशल सिस्टम था वो तो क्लैप्स कर चुका था, और लोग वहाँ पे जाते थे और वो फैसले करते थे उनके लोग, और फिर उनका रेडियो चल रहा था जिस पे ऐलानात किए जाते थे कि ये कर दें वो कर दें, जो भी ऑर्डर आता था उस पर लोग मनोन अमल किया करते थे। और फिर उन्होंने सीडीज़ वगैरह जो लोकल जो कल्चर था उसको बहुत नुकसान पहुँचाया उन्होंने। वहाँ पे जितने म्यूजिशियन, सोशल फैब्रिक तो बिल्कुल तबाह कर दिया, टूरिज़्म बिल्कुल तबाह हो गया, वहाँ पे जो होटलिंग इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा उसमें ख़राब हुआ। तो पूरा जो मतलब आप उसको पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक जो उस इलाके का था वो सारे का सारा उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। इसलिए एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत थी, और वो ऑपरेशन फिर ऑपरेशन राय रास्त की सूरत में हमने देखा, जो बहुत ज़्यादा सख्त ऑपरेशन इस सेंस में था कि बहुत ज़्यादा शहादतें हुई आर्मी की। अच्छा, मैं इसमें एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो हैं खौफ की फ़िज़ा में जीना जो है वो किस तरीके से होता है। जो लोग उस वक्त ज़ाहिर है क्योंकि 12-13 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे देखने वाले ऐसे होंगे जिन्होंने वो वक्त नहीं गुजारा, जिनकी एक्टिव मेमोरीज़ में, याददाश्तों में वो चीज़ें, वो लम्हात महफूज नहीं है कि किस तरीके से एक खौफ होता था घर से निकलते हुए कि क्या मैं घर वापस पहुंच पाऊंगा या नहीं। ये लोगों को बाकायदा इस किस्म के खौफ, बहुत सारे लोग जो हैं वो जहनी मरीज़ बन गए थे इस वजह से, और वो सूरत हाल किस किस्म की थी इस मुल्क में। और फिर पाकिस्तान की जो सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप है उसने उसको कैसे ओवरकम किया, कितनी कुर्बानियाँ हुई। अच्छा, सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई, बहुत ज़्यादा हुई इन सवात में, और उसकी वजूहात भी थी। और आर्मी के हवाले से ये बताइए कि फोर्सेस की कितनी इसमें शहादतें, इसमें जो सबसे अहम बात है कैजुअलिटीज़ के हवाले से कि जो रेशियो थी ऑफिसर्स और जवानों की उसमें शहादतों की, वो बहुत उसमें ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा थे, और शायद दुनिया में बहुत ऐसा कम होता है कि वो इतने रेशियो में जवान और ऑफिसर्स की रेशियो हो, तो बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये थी कि एक जनरल ज्ञानी ने एक उस वक्त कहा था कि आप जो कोलैटरल डैमेज है उसे बचाएं, और ऑफिसर जो थे वो लीड कर रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें लोगों की शहादतें हुई। लेकिन वो शायद एक कीमत चुकानी थी पाकिस्तान को, जो इतना अरसा एक टाइमली एक्शन नहीं लिया गया ना। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ज़ाहिर है कि हमारी, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारी जो सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप है उसने इतना अरसा इस पे आंखें मूंद के रखी, और जो लेट 70s और 80s में जो सारी पॉलिसीज़ थी उसका ऑब्वियसली एक रिज़ल्ट था जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमिज़म इस मुल्क में थी। लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है वक्त जो है वो हम इसको ज़रा वाइंड अप कर लेते हैं, तो आप इसको डू यू थिंक कि ये जो सक्सेस स्टोरी है
इसने फिर किस तरीके से हेल्प आउट किया? ये बहुत ही अहम ऑपरेशन था सवात के हवाले से, और मिलिटेंसी को शिकस्त देना सवात में ये इसलिए अहम है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज मिलिटेंसी थी उसको शिकस्त दी गई थी, और फिर इसको रेप्लिकेट किया गया बाकी इलाकों में। फिर फ़ौरन हम देखते हैं कि साउथ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया, खैबर में बहुत सारे ऑपरेशन हुए, बाजोड़ में हुए, मोमन में हुए, और वो पूरी जो ट्राइबल बेल्ट थी जहाँ पे ये लोग मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ यके बस्ती के ऑपरेशन किए गए। लेकिन उन सब की जो शुरुआत है वो सवात से होती है। अगर सवात में ऑपरेशन खुदा न खास्ता कामयाब न होता तो शायद आज जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ये सूरत हाल न होती। इसलिए सवात का ऑपरेशन बहुत ही अहम था और उसका क्रेडिट सबको जाता है जो उसमें लोग। बिल्कुल, सजाद मलिक साहब के साथ गुफ्तगू जो है वो गाहे बगाहे मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे करता रहूँ। वक्त क्योंकि कम होता है, मैं इसको ज़रा कंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो तमाम वक्त है जो एक्टिव जर्नलिज्म करते हुए गुजारा, और मैं आपको यानी कि ये वो चीज़ें जो मैंने रिपोर्ट की हैं, जो मैंने अपने सामने देखी हैं, कि ये जो सक्सेस थी पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान के तमाम इदारों की, मैं इसमें सिविलियन लीडरशिप और इसमें जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है वो दोनों शामिल हैं। ये इस सक्सेस के बाद बाकायदा अमेरिका जैसी दुनिया की जदीद तरीन और सबसे बड़ी जो फ़ौजी ताकत है उसके ऊपर भी ये धाक बैठ गई थी कि इतनी टफ़ टेरेन में, इतने सख्त इलाके में ये कौन सी आर्मी है जिसने जाकर इतना बड़ा ऑपरेशन किया, जाने जो है उनका नुकसान हुआ। फिर पाकिस्तान पे अमेरिका की तरफ से प्रेशर आना शुरू हुआ कि आपने जब जिस तरीके से सवात में किया, अब आप साउथ वज़ीरिस्तान करें, नॉर्थ वज़ीरिस्तान करें, और बड़ा एक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस मामले के ऊपर मैं कवर करता रहा कि टेंशन रही कि पाकिस्तान कहता था कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हम अपने टाइम पे, जिस वक्त हमारे पास वो जब हम इसको आर्मी जो है उसको दोबारा से जिसे कहते हैं कि री इनविगोरेट कर लेंगे और वो तैयार होगी जहनी तौर पर, अपनी फ़िज़िकल के स्ट्रेंथ में उस तरह मौजूद होगी कि वो नया ऑपरेशन एक वक्त में इन तमाम एजेंसीज़ में ऑपरेशन नहीं खोले जा सकते थे। अच्छा, साथ में इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि हुआ कि जिस वक्त एक तो ये कि आपने मुल्क जो है उसको अस्करियत पसंदी से इन इलाकों को बचाया। आज वहाँ पर टूरिज़म बहाल हो रही है, वहाँ पर जो है वो सूरत हाल अमन आमा की बहुत बेहतर है। लेकिन एक सजाद साहब मैं आपको बताऊँ कि एक फ़ायदा और हुआ, वो ये कि इस तमाम वक्त में हमारी जो आर्मी है, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो उनको बाकायदा एक्टिव वॉर जोन्स की बैटल हार्डन्ड आप आर्मी कह सकते हैं। दुनिया भर में जो है वो आर्मीज़ हैं, उनके कुछ छोटे से कुछ डिवीजन्स होंगे, कुछ इन्फेंट जो है बटालियंस होंगी जिन्होंने एक्टिव वॉरफेयर जो है वो अपनी रीसेंट हिस्ट्री में की भी होगी। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी में इस वक्त बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है सोल्जर्स की जिन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ ऑपरेशन लड़े हैं। वो वॉर जोन्स थे, वाना, वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, आपके जो ट्राइबल बेल्ट है पूरी, सवात, ये वो सारे सोल्जर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में। और यही वजह है कि और जिस तरह बलूचिस्तान में सूरत हाल से वो नबर्द आजमा है, तो डिफेंस डे के हवाले से मैंने कहा ये गुफ्तगू सजाद साहब से ज़रूरी है। और आज ही मेरा ख्याल है ये बुक आपकी जो है डिफेंस डे के मौके पर ही लॉन्च हो रही है। ये किताब है, और ये किताब में आप ऑफिशियली अगर ये किताब मुझे इस इंटरव्यू के दौरान इनायत भी कर दें, थैंक यू सो मच। सजाद साहब जो है वो पुराने कॉलीग भी हैं, इनकी एक और बुक भी है, ये नावल है, इस पर किसी और दिन जो है वो इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ये मैं नावल पढ़ लूँ, उसके बाद उसके हवाले से भी बात करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।